गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 7th यूनिट emerging trends in competition law regime and competition law with sectoral regulator. So basically इस यूनिट्स में जो भी कंपटीशन के emerging trends हैं, लाइक कंपटीशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्या रिलेशन है. सपोज अगर कोई सब्जेक्ट मैटर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है तो उसमें सीसीआई किस तरह से इंक्वायरी कर सकता है या सीसीआई का जुरिडिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा. इसी तरह से जो हमारे सेक्टोरल रेगुलेटर हैं, लाइक टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में हमारे पास ट्राई एक्ट है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997. उसी तरह से रियल स्टेट की कंपनीज के लिए जो सेक्टोरल रेगुलेटर है वो रेरा है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. उसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए अलग रेगुलेटर है, बैंकिंग कंपनी के लिए अलग रेगुलेटर है. और ऐसी सिचुएशन में व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन दीज कंपनी एंड द डिस्प्यूट लाइज बिफोर द सेक्टोरल रेगुलेटर, सो हाउ द सीसीआई कैन इंटरटेन दैट मैटर. सो वो जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट है. इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए अलग रेगुलेटर है. ठीक है, तो ये दोनों इश्यू हम करेंगे. सो बेसिकली इस यूनिट में दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट कवरिंग कंपटीशन लॉ रिलेशन विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड सेकंड पार्ट में है दैट इज कंपटीशन लॉ vis-a-vis sectoral regulator. So first I'm taking the the first part, that is competition law and intellectual property law. ठीक है, अब देखिए ट्रेडिशनली जो हमारा कंपटीशन लॉ है उस कंपटीशन लॉ को माना गया है कि कंपटीशन लॉ is made to give the maximum utilization of the resources, because competition law आपने देखा कि एग्रीमेंट किसी भी तरह का जिसमें किसी को एक्सक्लूसिव राइट प्रदान करता है उसको भी प्रोहिबिट करता है. दूसरा जो है, इस तरह के अगर कोई एग्रीमेंट होते हैं जिनसे इस जो है कंट्रोल हो या जिनसे किसी तरह से कंपटीशन का हार्म हो, तो वो सारी चीज़ों को प्रोहिबिट करते हैं, रेगुलेट करते हैं. सो द पर्पस ऑफ द कंपटीशन लॉ इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. एंड कंपटीशन लॉ इन आवर फर्स्ट चैप्टर आल्सो वी रेड दैट कंपटीशन लॉ इनहेंस आवर दैट एलोकेटिव कैपेसिटी, आवर the facility or the resources that we have, how that can be used in the optimal ways. And उसके विपरीत जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, that provides the exclusivity. Any person who has the intellectual property right, suppose you have written a novel, you have written a book, so you will get the exclusive right to use that book, to print that book, to sell that book and get the revenue or royalty, and other will be excluded. So traditionally ये समझा जाता था कि कंपटीशन लॉ तो इनहेंस करता है यूटिलाइजेशन को, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो लिमिट करता है, वो एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड करता है, वो एक ही आदमी को सीमित करता है. एंड सो ट्रेडिशनली इन दोनों को देखा जाता था. कंपटीशन लॉ एंड intellectual property law are like the two poles of the magnet, but later on it was discussed that the larger end, their purpose is the same. Suppose even if a person has the intellectual right, and suppose there is a person, Mr. X, who has invented a particular formula for curing corona disease or for curing any other disease. Now this person has the exclusive right. Now how he can use this right in the effective way, the competition law is the that remedy for that. If the competition law will not be there,
So he will not be able to maximize his revenue. He is not able to maximize whatever right he has. But because competition law है, तो उसमें उसकी जो भी उसका राइट है उस मेडिसिन जिसको इन्वेंट किया है उससे रिलेटेड वो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है, वो उसको जो है हाईएस्ट प्राइस में दे सकता है। सेकंड जो है उसका जो भी कोई एक कंपनी जो है उस पर मोनोपोली नहीं कर सकती, और इस तरह से जो है वो जो है एक हिसाब से आप कह सकते हो कि जो कंपटीशन होगा उसके कारण उसकी बेस्ट प्राइस उसको जो है वो मिलेगी। तो ये जो है आपका प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिनको हम स्टैटिक एफिशिएंसी कहते हैं, तो एलोकेटिव एज वेल एज प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सो डायरेक्टली जो है दोनों लॉज है वो कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं, बट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन लॉ even the person who has the exclusive right under intellectual property right, intellectual property regime जो different हमारे पास statute है जो intellectual property right के different aspect को cover करते हैं, copyright act 1957, patent act, आपका जो है design act 2002, आपका trademark act है, semiconductor act etc. So ये जो different dimension को cover करते हैं, और ये जो राइट होल्डर्स हैं, इन राइट होल्डर को अपने राइट का मैक्सिमम यूटिलाइज मिले, इसके लिए जो कंपटीशन एक्ट है वो फैसिलिटेट करता है। तो इसलिए जो है जो ट्रेडिशनल नोशन था कि कंपटीशन लॉ और आईपीआर तो दोनों बहुत ही अलग डायमेंशन के सब्जेक्ट हैं, ये तो दोनों एक चुंबक के दो सिरे हैं, द टू डिफरेंट पोल्स ऑफ द मैग्नेट। Later on in the modern time, and now we say, or we can conclude that competition law even facilitate the intellectual property rights also in the effective way, and so the competition law provides the execution of the intellectual property rights in the better or in the effective manner, and so both are not contradictory but are complementary to the each other. ठीक है। Now there was a problem, and that problem was before the Raghavan committee also, that to protect the intellectual property right in the intellectual property regime, by any statute you pick, design act or the patent act or the copyright act, जो exclusivity दी गई है, and उस exclusivity के साथ ही the owner of the these intellectual property right also have right to prohibit, right to impose such restriction that protect their copyright, that protect their copyright. Suppose I am the owner of a particular research work, मैंने कोई बुक लिखी, and I am transferring the right of publication to the publisher, और उसी के साथ मेरे को ये भी फियर है कि भाई ये पब्लिशर जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी को कहीं आगे ना फॉरवर्ड कर दे, ठीक है। और उसके साथ ही मुझे कोई ये भी है कि अगर ये आगे नहीं फॉरवर्ड करता, लेकिन जो ये वर्क जाएगा इसको कोई कॉपी नहीं कर ले, तो उसके लिए आप जो है कुछ रिस्ट्रिक्शन, जब उस पब्लिशर को आप अपना वर्क असाइन करते हो तो उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हो। बुक के अंदर भी आप देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि दिस इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ दिस एंड दिस पर्सन हु हैज द कॉपीराइट, एंड कोई भी आदमी अगर इसको कॉपी करता है, बेचता है, तो दैट विल बी द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, एंड द ओनर ऑफ द कॉपीराइट कैन टेक द एक्शन। ठीक है। अगर आपने जो है ये सारी चीजें जो है ये क्यों नेसेसरी हैं, ये क्यों प्रोवाइड की गई है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट दैट एक्सक्लूसिविटी। अगर ये कंडीशन आप इम्पोज नहीं करोगे तो जो आपका राइट है वो राइट की एक्सक्लूसिविटी तो खत्म ही होगी। एक्सक्लूसिविटी का मतलब केवल आप ही यूज कर सकते हो, बिकॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी नहीं। इट्स नॉट लाइक योर कार कि आपने कार खरीदी तो आप अपने कार को अपने पोजीशन में रखोगे,
तो कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये तो जैसे मार्केट में जाएगी तो ये कोई भी आदमी जो है उसको चुरा सकता है आसानी से, कोई भी आदमी उसको कॉपी कर सकता है इन केस ऑफ कॉपीराइट, और पेटेंट वगैरह में उसको जो है अपने पर्पज के लिए यूज कर सकता है। इसलिए जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टैट्यूट्स के अंदर एक राइट दिया हुआ है जिसमें जो कॉपीराइट ऑनर या पेटेंट राइट ऑनर जो है वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है या वो ऐसा एक्शन ले सकता है जिससे कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करे। अब ये चीज जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शन हुई है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि नेसेसरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन रिस्ट्रिक्शंस में सीसीआई जो है उसको पावर हम नहीं दे सकते कि सीसीआई जो है उनको विल मेक द इंक्वायरी, बिकॉज ये तो बहुत इसेंशियल है। अगर इसी को सीसीआई इंक्वायरी करता है या इसी को जो हम कंपटीशन रिजीम के अंदर ले आएंगे तो फिर तो ये होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो जो स्टैट्यूट प्रोवाइड कर रहा है और आपका कंपटीशन लॉ है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए राघवन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि देयर मस्ट बी एन एक्सेप्शन इन द सेक्शन 3 because how the restriction are imposed, and this exception is applicable only for the section 3. This exception with respect to intellectual property right is not applicable on with respect to the section 4 or with respect to the section 6. This this restriction are applicable with respect to the section 3 because section 3 में आपके पास एग्रीमेंट्स के थ्रू जो एडवर्स इफेक्ट होता है कंपटीशन को, उसको वो कवर करता है। और कोई भी ऑनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो वो जैसे ही अपने राइट को किसी को असाइन करता है तो उस असाइनर के साथ जब एग्रीमेंट करता है तो उस पर कुछ कंडीशन इम्पोज करता है, कुछ जो है किसी तरह का आपको ये कहो कि कुछ रिस्ट्रिक्शन करता है थ्रू द एग्रीमेंट। इसलिए सेक्शन 3 के अंदर ही ये एक्सेप्शन है। सो राघवन कमेटी ने रिकमेंड किया कि देयर मस्ट बी एन एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन कितना देना है? क्या एक्सेप्शन हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सब्जेक्ट मैटर पे एक्सेप्शन कर दें तो वो तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो इट वाज थॉट दैट इट हैज टू बी ड्राफ्टेड in a manner that only that thing or only that restriction, that reasonable condition that is necessary for the protection of intellectual property right, वो कंडीशन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, केवल उन्हीं कंडीशंस को हम सीसीआई के प्रीव्यू से बाहर रखेंगे। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 क्लॉज 1 जो है वो इसी चीज को कवर करता है। अब इसका पर्पस और इसका इफेक्ट देखिए, जब सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 पढ़ोगे तो उसमें है नथिंग कैन बी अप्लाइड। अब नथिंग कैन बी अप्लाइड दैट मीन दिस इज द वे ऑफ एक्सेप्शन। सो जो भी चीजें सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 क्लॉज 1 से कवर है उन केसेस में सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा। और सीसीआई का जुरिडिक्शन जो है वो लिमिटेड जुरिडिक्शन है। सीसीआई का जुरिडिक्शन वही है जो कंपटीशन एक्ट 2002 प्रोवाइड करता है। एंड कंपटीशन एक्ट 2002 सेक्शन 19(1)(a) में क्या कहता है कि सीसीआई कैन टेक द कॉग्निजेंस सू मोटो और ऑन इंफॉर्मेशन और ऑन रेफरेंस एंड मेक द इंक्वायरी ऑन द वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 और 4। ठीक है, इसी तरह से सेक्शन 20 और सेक्शन 6(2) में सीसीआई जो है उसका कॉग्निजेंस ले सकता है इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, वहां पे वो इंक्वायरी बना सकता है। सेक्शन जो है आपका 6(2), सो ये जो सेक्शन है यही जुरिडिक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब अगर सेक्शन 3 अप्लाई ही नहीं हो रहा है जिस सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सीसीआई विल नॉट हैव द जुरिडिक्शन, सीसीआई जुरिडिक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है that is very important because it directly hit on the jurisdictional aspect of the CCI. So it's very very important. अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं।
Yes, can any of you read it? पढ़ सकता है आप में से कोई इसको? Yes, sir, I am audible, sir? हाँ. Yes, sir. Section 3, subsection 5. Nothing contained in this section shall restrict, clause 1, the right of any person to restrain any infringement of or to impose reasonable conditions as may be necessary. Next. May be conferred upon. Rahul, may others? Yes, sir. Yeah. Necessary for protecting any of his rights which have been or may be conferred upon him under A. Copyright Act 1957, B. Patent Act 1970, C. The Trade and Merchandise Marks Act 1958, or the Trademarks Act 1999. D. The Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999, the Design Act 2000, the Semiconductor Integrated Circuit Layout Design Act 2000. Thank you. Now see, here we can observe 2-3 things. First ये है कि there is no complete exemption for the intellectual property rights. ऐसा नहीं कि कोई भी कंडीशन आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का आपका सब्जेक्ट मैटर है तो आप लगा सकते हो, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) में वो एग्जेम्प्ट होगा. एग्जेम्पशन की एक लिमिट है, बिकॉज अगर एग्जेम्पशन को ज़्यादा ब्रॉड कर दिया जाएगा तो वो मेन क्लॉज को ही खा जाएगा. और इसलिए जो है यहाँ पे केवल वो चीज़ें ही प्रोटेक्ट की गई हैं, केवल वो ही रिस्ट्रिक्शन जो आप इम्पोज कर सकते हो एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि नेसेसरी हैं फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ एनी ऑफ हिज राइट्स. ये मैं यहाँ से कर देता हूँ, नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट विच मे बी और हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम, जो कि दिया गया है किसी भी एक एक्ट में. चाहे आप कॉपीराइट का आपका सब्जेक्ट मैटर है तो कॉपीराइट द्वारा दिया गया है. यानी आप जो रिस्ट्रिक्शन एग्रीमेंट के थ्रू इम्पोज कर रहे हो, आप जो किसी भी तरह का एक रेस्ट्रेंट लगा रहे हो एग्रीमेंट के थ्रू, वो रेस्ट्रेंट अगर जरूरी है आपके कॉपीराइट, आपके पेटेंट राइट, आपके ट्रेडमार्क राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि आपको दिया गया है, तो वो कंडीशन सही है. उस कंडीशन में CCI जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता, बिकॉज सेक्शन 3 अप्लाई ही नहीं होगा. बट अगर वो कंडीशन नहीं है तो जो है सेक्शन 3 अप्लाई होगा और CCI इंक्वायरी कर सकता है. अब एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. सपोज A हैज़ रिटन ए नॉवल एंड ही हैज़ मेक ए एग्रीमेंट विद द पब्लिशर, और पब्लिशर से उसने कुछ रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाया. 2 रिस्ट्रिक्शन लगाए. एक रिस्ट्रिक्शन पब्लिशर पे लगाया कि इस बुक को आप जो है वो इस बुक के की जो कॉपियां हैं उस पे मेरा नाम होना चाहिए. ठीक है. दूसरा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि यानी रिस्ट्रिक्शन ये लगाया कि कोई भी किताब जो है ये छपेगी वो मेरे बिना नाम के नहीं छप सकती. और दूसरा रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया कि ये जो कॉपियां जितनी भी छपेंगी मेरे बुक की, उनको 300 रुपए के हिसाब से ही बेचना, यानी मिनिमम 300 रुपए प्राइस होना चाहिए. अब ये जो दोनों कंडीशन इम्पोज की, अब इन पे सपोज करो कोई कंप्लेन कर देता है कि भाई ये जो है ये दे आर फॉलिंग अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट. सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 3(1) की कोई इंफॉर्मेशन देता है कि इस तरह से कंडीशन की है, जो कि मेरे हिसाब से सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 रेड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का वोलेशन है, एंड मेक द इंक्वायरी. ठीक है. पहली कंडीशन जो है वो आपका हमें एनालाइज करना है कि वो क्या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) में फॉल हो रही है या नहीं हो रही. अगर वो इसमें कवर हो रही है तो उसमें सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा. अगर कवर नहीं हो रही है
तो अप्लाई हो जाएगा। अब बुक के ऊपर आपका ही नाम होना चाहिए, आपने ये बाध्य कर दिया, एग्रीमेंट के थ्रू आपने पब्लिशर को जो है बाध्य कर दिया। तो क्या ये जरूरी है, ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कोई भी कॉपी बिना आपके नाम के नहीं छप सकती? तो देखिए सेक्शन 3(5) में ये आपकी जो है एक रेस्ट्रेंट है, ये आपका क्या है, रेस्ट्रेंट है, या आप कह सकते हो कि रीजनेबल कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन भी रीजनेबल है या अनरीजनेबल है? ऑब्वियसली ये रीजनेबल ही है। उसके बाद में देखना है कि ये जो है क्या नेसेसरी है आपके किसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि किसी एक्ट के द्वारा दिया गया हो। हाँ, कॉपीराइट में एक मोरल राइट होता है, और मोरल राइट का ये होता है कि ऑथर का मोरल राइट है। बुक जो है या कोई भी जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो एक्सक्लूसिविटी देता है कुछ समय के लिए, और उसके बाद में वो कॉमन पूल में आ जाता है। जैसे आप पेटेंट कहो, आफ्टर 20 ईयर्स जो है वो कॉमन पूल के अंदर वो चीजें आ जाती हैं। इसी तरह बुक का जो है ऑथर की लाइफ प्लस सम पीरियड होता है। अब उसके बाद में भी जो है, उसके बाद में भी ऑथर का मोरल राइट होता है कि जो वर्क जो आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो अब जो है कॉमन हेरिटेज का पार्ट हो गया है, उसके ऊपर भी ऑथर का नाम ही होना चाहिए। तो ये एक मोरल राइट है। तो ये आपका है नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड अपॉन हिम। अब क्या ये जो राइट दिया हुआ है कॉपीराइट में, इसके लिए ये जो कंडीशन आपने की कि बुक पे होना चाहिए नेसेसरी, हाँ नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे? वो तो बिना आपके नाम के आप दूसरे किसी के नाम से भी छाप सकता है। तो इसलिए जो है हमें ये वाली कंडीशन जो है ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) में फॉल हो रही है, और इसमें सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होगा और सीसीआई का जुरिडिक्शन नहीं बनता है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन इम्पोज की कि हर बुक की कॉपी जो है वो मिनिमम 300 पे बेचनी है। नाउ दिस, क्या ये 300 रुपए में बिकनी है, 400 रुपए में बिकनी है, या किसी राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या ये रॉयल्टी या रेवेन्यू का इश्यू है? नाउ ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई, जिसको आप सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में रीसेल प्राइस मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, ये क्या नेसेसरी है फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ द राइट? तो यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट प्रोवाइडेड अंडर हियर। दिस इज ओनली द रेवेन्यू क्वेश्चन, दिस इज ओनली द रॉयल्टी इशू। आपने उसको लाइसेंस दे दिया, अब वो उसका है कि वो मार्केट में compete हो पाता है कि नहीं। मार्केट में सपोज करो आईपीसी की 6 बुक हैं, और आपने जो है, आप भी एक ऑथर, और आपने उसको कह दिया कि 300 से नीचे नहीं बिकना है। बाकी 300 रुपए में तो अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो वो उनसे कैसे compete कर पाएगा पब्लिशर? पब्लिशर ने आपको फीस दे दी कि आप मुझे राइट दे दो इस किताब को पब्लिश करने का, आपको 5 लाख 10 लाख जो भी पैसा था वो दे दिया, और अब आपने उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया। So he will not be able to compete in the market. Now it became the competition question. So ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसका इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 का। The right of any person to restrain any infringement or to impose reasonable restriction, यानी कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जिससे कि इन्फ्रिंजमेंट को रोक सकता हो। तो यानी पहला है राइट टू रेस्ट्रेंट एनी इन्फ्रिंजमेंट। जैसे कि आपने देखा कि कॉपी जो है आपकी बिना नाम के पब्लिश कर रही है, तो आप तुरंत उसको जो है एक रेस्ट्रेंट लगा दिया कि भाई आगे मैं आपको इस तरह का नहीं दूंगा। या आपने जो है 6 पब्लिशर को दिया हुआ है अपना एक ही मेडिसिन, सपोज करो एक ड्रग आपने इन्वेंट की है जो कि 6 फार्मा कंपनी को दिया हुआ है, लेकिन एक फार्मा कंपनी उसका मिसयूज कर रहा है, तो उसको जो है इन्फ्रिंजमेंट को रोकने के लिए आपने उसको मना कर दिया। अब वो कंपटीशन का इशू जो है नहीं उठा सकता। ठीक है, तो फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट है राइट टू रेस्ट्रेंट एनी इन्फ्रिंजमेंट और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशन अंडर रीजनेबल कंडीशन। ठीक है, रीजनेबल कंडीशन अंडर नहीं। सेकंड, दैट दिस रेस्ट्रेंट या रीजनेबल कंडीशन जो है, सेकंड दैट इट मे बी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एनी राइट्स
It may be necessary for protecting any rights. And the third, that those rights are provided under IPR or intellectual property statutes as mentioned here. ओनली ये जो स्टैच्यूट है इन्हीं के अंदर, इसके अलावा भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, जैसे कि आपका ट्रेड सीक्रेट एक्ट है और भी बहुत सारे इवॉल्विंग हैं, बट यहाँ पे इन्हीं राइट्स के अंडर जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पे दो सजेशन जो है, दो डिमांड्स हैं। पहली डिमांड तो जो है वो कंपटीशन अमेंडमेंट बिल में भी आई है 2022 में, कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) के जो स्कोप है उसको बढ़ाया जाए, और केवल बिकॉज पर्पज तो सारों का वही है, तो ये जो मेंशन्ड क्लॉज है इनके अलावा भी अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो कि रिकॉग्नाइज है, स्टैच्यूट के फॉर्म में नहीं है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन इम्पोज करता है तो उस केस में भी सेक्शन 3 विल नॉट अप्लाई, बिकॉज सेक्शन 5 स्टार्ट क्या होता है, नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल रिस्ट्रिक्ट, सो उसमें भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 जो है, जो कि एक एग्जम्पशन देता है केवल उन्हीं एक्टिविटी के लिए या उन्हीं रेस्ट्रेंट या उन्हीं रीजनेबल कंडीशंस के लिए जो कि नेसेसरी हैं फॉर प्रोटेक्टिंग एनी राइट्स प्रोवाइडेड अंडर दीज फॉलोइंग स्टैट्यूट, दैट दिस टाइप ऑफ द प्रोविजन शुड आल्सो बी एप्लीकेबल इन द for section 4 of the competition act also. In the abuse of dominant position ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इसमें ये नहीं लिखा है कि नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल रिस्ट्रिक्ट, इसमें लिखा है नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन रिस्ट्रिक्ट। सो ये जो आपका एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन केवल इस सेक्शन के लिए अप्लाई है, ये एक्सेप्शन आपका अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में नहीं अप्लाई होता है। अब सपोज करो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आप जो है कोई इंटरप्राइज है जो डोमिनेंट पोजीशन में है और उसका कंडक्ट इस तरह से है, उसका कंडक्ट जो है उसने किसी एक जो है अपने प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर लिया बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। क्या होगा, डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस हो जाएगा, या क्लोज 2 में भी क्लोज बी में भी फॉल हो जाएगा, सेक्शन 4(2)(b) में रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोडक्ट और टेक्निकल थिंग्स। तो ऐसे केस में वहां पे आईपीआर का जो एग्जम्पशन है वो अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 इज अप्लाइड और इज इज द एक्सेप्शन ओनली ऑफ दिस सेक्शन, बिकॉज लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों जो है आपके रिकमेंडेशंस हैं, और पहली जो रिकमेंडेशन है वो तो कंपटीशन बिल में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, सेकंड जो है वो पहले कंपटीशन बिल में एक बार डिमांड में थी, बट वो लॉ का पार्ट नहीं हो पाया। नाउ कम टू द सम केसेस, बाय दोज केसेस वी विल डिस्कस दैट हाउ प्रैक्टिकली दीज थिंग्स आर यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पहला मैं जो केस ले रहा हूँ, दैट केस इज आई एम टेकिंग इज यस दिस केस पहले हमने पढ़ा भी था, शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सीएल कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शमशेर कटारिया वर्सेस होंडा सीएल कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2014 कंपटीशन लॉ रिव्यू, पेज नंबर 1, सीसीआई जजमेंट। ठीक है, इस केस के अंदर जो आपका इश्यू क्या था कि शमशेर सिंह कटारिया ने इंफॉर्मेशन फाइल की कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका मेन प्रोडक्ट है कार को बेचना, उनका वो जो गुड्स हमें सेल करती है, उसके बाद में कार को सर्विसेज की चाहती है, कार को एक रेगुलर सर्विस होती है जो कि हम लोग करवाते हैं हर साल में या 6-7 महीने में, एंड एक रिपेयर सर्विसेज। तो ये दोनों सर्विसेज को आफ्टर सेल सर्विसेज बोलते हैं।
तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो करते हैं। और आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए आप देखते होंगे कि दिल्ली में भी या बाहर भी जब जाओगे, इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। आप कार को ले जाइए, आपकी एसी नहीं चल रही है, वो एसी रिपेयर कर देगा। आपका टायर जो है वो उसका क्या बोलते हैं, उसका अलाइनमेंट गलत हो गया, आपकी कार का अलाइनमेंट सही कर देगा। जो रिपेयरिंग करवानी है, जो भी आपको सर्विसिंग भी करवानी है, वो आपको हर जगह पे इंडिपेंडेंट जो है वो रिपेयरर, वो सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। अब जैसे ही आप कार को सर्विस करवाना चाहते हो, कार का रिपेयर करवाना चाहते हो, तो आपको ओरिजिनल पार्टी चाहिए। जैसे कार में आपका जो भी कंज्यूमेबल आइटम है, कि उसकी बैटरी खराब है, बैटरी चेंज करवानी, तो बैटरी आपको ओरिजिनल चाहिए। कार का जो है आपको एसी सही नहीं हो रहा, उसमें कोई पार्ट डलना है, तो वो भी आपको ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। या आपकी कार का रिपेयरिंग करवानी है, कहीं से एक्सीडेंट हो गई, टूट गई, तो उसके लिए भी आपको जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही चलने। अब ये जो इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये बेचारे मैन्युफैक्चरर तो नहीं है, ये तो एक मार्केट का हिस्सा है। और इनके जो पीछे जो सर्विसेज हैं वो है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट कोई बनाता। अब मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है तो ओरिजिनल इक्विपमेंट वही कंपनी बनाती है, या उसकी सब्सिडरी कंपनी जिसके थ्रू वो एग्रीमेंट किए रहते हैं, जो इनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, वही कंपनी बनाते हैं। अब यहाँ आफ्टर सेल सर्विसेज में दो तरह के जो है सर्विस प्रोवाइडर हैं। एक तो कंपनी जो भी ओरिजिनल कंपनी है, उनके जो ऑथोराइज डीलर हैं, जो उन्हीं की सब्सिडरी कंपनी या उनके डीलरशिप के थ्रू, बिकॉज डीलरशिप को एजेंसी का फॉर्म किया जाए, एजेंसी की तरह आप देखिए, तो उनकी ही एजेंसी जो है वो सर्विसेज देते हैं। और सेकंड जो है वो होते हैं आपका इंडिपेंडेंट कार सर्विस प्रोवाइडर। सो जो कार कंपनीज हैं, ये सर्विस सेक्टर जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, उसमें भी अपना इंटरफेयर करने के लिए, उसमें अपनी जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कई तरह के जो है वो पैतरे अपनाते हैं, कई तरह के स्कीम करते हैं। पहला कि अगर आप बाहर से कार सर्विस करवाते हो तो आपकी जो है स्कीम जो है आपकी वारंटी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। सेकंड, अगर आप जो कार सर्विसेज बाहर रिपेयर करवाते हो तो आपको जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो स्पेयर पार्ट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं करवाते हैं। और जो भी ओरिजिनल उनके सप्लायर हैं, जो भी उनकी सर्विस स्टेशन पे भी जाओ तो वो बहुत बार अवेलेबल नहीं करवाते। सपोज करो कार का शीशा ही खराब हो गया, आप भी टेक्निकल बैकग्राउंड से सोचो क्या जाना है, शीशा खुद ही चेंज कर देंगे। तो शीशा आप लेने चले गए एजेंसी के अंदर, या जो भी सर्विस जो ये गुड्स वगैरह उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट बेचते हैं, उनका मार्केट में उनका ओरिजिनल शीशा ही नहीं, तो आपको मजबूरी में उसके सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा और वहाँ से वो शीशा चेंज करेंगे। और वहाँ पे वो सर्विस चार्ज जो है शीशे के साथ में, उस मिरर के साथ में 500 रुपये और सर्विस चार्ज कर दी। तो ये जो सारा प्रॉब्लम है, ये जो कार कंपनियां कह रही थी, तो उन्होंने 3 कार कंपनियों के अगेंस्ट में इन्फॉर्मेशन दिया। फिर सब्सिडरी जो है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में उन्होंने और कार कंपनियों को इन्वॉल्व किया। फिर डीजी ने कुछ और कार कंपनियों जो है उनको भी अटैच करने का किया। फाइनली जो है 17 कंपनी जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई। तो इन कंपनीज को जब देखा गया कि ये किस तरह से मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं इन द आफ्टर सेल सर्विसेज, सो इट वाज फाउंड बाय द सीसीआई कि जो स्पेयर पार्ट जो होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट जो बनते हैं, तो दीज कंपनीज आर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। या तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट खुद बनाते हैं, या इनकी और जो सब्सिडरी कंपनी है उनसे ओरिजिनल इक्विपमेंट बनवाते हैं। और फिर वो ओरिजिनल इक्विपमेंट है, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर्स को जाते हैं। कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट्स कंपनियों में जो है बाहर से जो है उनकी ओवरसीज कंपनियों से आते हैं। कुछ कंपनियों में यहीं से मैन्युफैक्चर करवाते हैं और जो है सप्लाई होती है। तो सीसीआई ने पाया कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट सेलर्स हैं उन पे बहुत सारी कंडीशन इम्पोज की गई हैं कि वो जो है आप जो है थर्ड पार्टी को मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं करेंगे। और इसलिए जो है ये सारी जो कंडीशन इम्पोज की गई, ये कंडीशन जो है दीज आर द वायलेशन ऑफ द सेक्शन 3 इट वाज हेल्ड। इन्होंने आर्गुमेंट दिया सारी कार कंपनियों ने कि भाई हमने, हाँ ठीक है, आपने पाया कि हमने जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर पे हम कंडीशन इम्पोज करते हैं कि वो बाहर ना बेचें,
लेकिन हम जो इम्पोज कर रहे हैं वो तो हम जो है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) के अंदर कर रहे हैं, बिकॉज जो भी स्पेयर पार्ट है उनका हमारे पास डिजाइन राइट है अंडर द डिजाइन एक्ट 2000, और डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, इस आर्गुमेंट को जो है सीसीआई ने रिजेक्ट कर दिया। देखो, डिजाइन को प्रोटेक्ट आप करिए, लेकिन जब वो डिजाइन से प्रोडक्ट आ गया तो आप उस डिजाइन को नहीं प्रोडक्ट कर रहे, उस प्रोडक्ट की सेल को आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आपके पास पानी की बोतल है, तो जो पानी की बोतल जो भी मैन्युफैक्चर करता होगा बिस्लरी के लिए, अब ये जो डिजाइन बिस्लरी उसको प्रोवाइड करता होगा कि आप मैन्युफैक्चर करो। अब ये जो बोतल जो बिस्लरी के पास हो गई, अब ये बिस्लरी आपको जो पानी की बोतल बेचती है, तो क्या ये आपको डिजाइन बेच रही है या वो प्रोडक्ट बेच रही है? ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बेच रही है, वो डिजाइन नहीं बेच रही। ठीक है, बिकॉज डिजाइन तो वो अप्लाइड हो गई, और अगर कोई प्रोडक्ट बेच भी दिया तो उसमें ऐसा नहीं कि डिजाइन इन्फ्रिंज हो गई, डिजाइन आपकी फिर भी इंटैक्ट है, उसका राइट आपके पास फिर भी वैसे के वैसा ही है। तो ये जो सारा उन्होंने आर्गुमेंट लिया, सीसीआई ने उसको जो है रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको ये केस है आपका शमशेर सिंह कटारिया का, उसमें पैरा नंबर 9.1.9 पे दिस IPR exemption is there, and all the present opposite party have claimed IPR exemptions, stating that on account of provision of the section 3 subsection 5(1)(a) of the act. एक second. Is it clear for you? दिख रहा है? Yes, sir. A restriction imposed upon OES from undertaking sale of their proprietary part to the third party without seeking prior consent would fall within the ambit of reasonable restriction, reasonable condition to prevent infringement of their IPR. ठीक है, ये उन्होंने जो है आर्गुमेंट लिया कि हमारा तो भाई ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ IPR के लिए हमने किया हुआ है। The Commission has clarified in its main order determining whether exemption of the Act is available or not. It is necessary to consider inter alia following: whether the right which put is correctly characterized in protecting the intellectual property right; b, whether the requirement of the law granting the IPR are being satisfied. After analyzing the material placed on record with regard to other 14 OEM, मेन ऑर्डर की बात कर रहा है, OEM has failed to submit the relevant documentary evidence successfully establishing the grant of intellectual property right in India. With respect to the various spare parts, OEM failed to show that these restrictions amount to imposition of reasonable condition as may be necessary for protection of any their rights. In light of these observations, therefore, Commission will ascertain whether the exemption would be available to Hyundai, Riva and Premier. At the outset, it may be noted that as per the observation of the DG and submission made by opposite party, none of them have registered their IPR, the spare parts in the India. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो है CCI ने ऑब्जर्व किया कि भाई आपके पास अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रजिस्टर्ड है तो आप डिजाइन में तो वो रजिस्ट्रेशन आप दिखा दो। इनकी जो तीनों कंपनियां हुंडई, रीवा एंड प्रीमियर, नन ऑफ देम ओन एनी रजिस्टर्ड IPR ऑन देयर स्पेयर पार्ट्स। उसके बावजूद भी CCI ने ऑब्जर्व किया विदाउट प्रेजुडिस टू दैट इवन इफ दैट इज सीन, इट इज क्लैरिफाई दैट ऑटोमेटिकली एक कंपनी जो है उसको ये राइट नहीं मिल जाता है। उसके लिए जो है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये यहाँ से फर्दर इट इज जस्ट कैन एनी ऑफ यू रीड दिस? Yes, sir. Further, it needs to be clarified here that though registration of an IPR is necessary, the same does not automatically entitle a company to seek exemption
under Section 35I of the Act. The important criteria for determining whether the exemption under Section 35I is available or not is to assess whether the condition imposed by the IPR holder can be termed as imposition of a reasonable condition, as may be necessary for the protection of any of his rights. The Commission is of the view that the concept of protection of an IPR is qualified by the word necessary. So, the relevant question is whether, in the absence of the restrictive condition, would the IPR holder be able to protect his IPR? Yeah, read further 2 lines also. Yes, sir. The Commission has dealt with this question in detail in its main order. Suffice to conclude that mere selling of the spare parts which are manufactured and products does not necessarily compromise upon the IPR held by the OEM in such products. Thank you. So it was held that, see, Section 3, subsection 5, that condition you impose is qualified with the word necessary for protecting. And here CCI observed that the selling of the spare part, that is the end product, if the end product is sold out, in no way you can say that it is compromising or it is infringing the rights. जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ डिजाइन है वो स्टिल इंटैक्ट विद दैट. अगर सपोज करो मैंने कोई नोवेल लिखा और नोवेल की कॉपियां जो है वो बिक रही हैं, तो उससे मेरा राइट वॉयलेट नहीं हुआ, वो तो अभी भी है. तो मैं इस केस में जो है ये जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कि भाई आप सप्लायर जो है वो बाहर सप्लाई नहीं करेगा, तो बाहर अगर सप्लाई वो कर भी देता है तो उसके लिए उससे जो है आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो वॉयलेट नहीं होता. इसलिए जो आपने कंडीशन इम्पोज की वो नेसेसरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज वो राइट तो वॉयलेट होता ही नहीं. और उससे भी बड़ी बात कि ये जो क्लेम कर रहे हैं इन्होंने तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपना रजिस्टर करवाया ही नहीं था, जो कि ये डिजाइन का क्लेम कर रहे थे. उसके बाद में सेकंड इशू ये कहते हैं कि भाई ट्रेड सीक्रेट भी एक जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, और सपोज करो ये डिजाइन नहीं है तो कम से कम दिस इज ट्रेड सीक्रेट्स, एंड अंडर द ट्रेड सीक्रेट इट इज प्रोटेक्टेड. And Delhi High Court in the case it was held that trade secret and intellectual property right, and because of that trade secret हमें trade secret intellectual property right में जो है इसको जो आपने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रेड सीक्रेट राइट में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, इस केस इसके ऊपर जो है सीसीआई ने कहा कि देखिए जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) है, आई नहीं है बेटा, वो 1 है, वो 1-2 जो होता है ना वो वाला. तो जो 1 है ये जो है ये अनलिमिटेड नहीं है, ये हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए नहीं है. सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में मैंने पढ़ा दैट इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स दैट इज कन्फर्ड बाय एनी ऑफ दोज स्टैट्यूट. जो 6 प्रोविजन हैं, 6 स्टैट्यूट हैं, उन्हीं के द्वारा कोई राइट दिया हुआ, उसके अलावा ये कवर नहीं करते हैं. और यहाँ पे आपको लास्ट ये पैरा जब यहाँ से देते हो कंटेंशन भी है और यहाँ पे भी है, ये वाला पैरा आप पढ़िए, प्लीज रीड दिस पैरा. Yes, sir. Before we part with this issue, it may be relevant to point out that the contention made by Hyundai in this regard, in addition to Hyundai HMC drawings and specifications which are entitled to copyright protection, Hyundai claimed that its drawings, know-how, specifications would also be conferred IP protection by virtue of being confidential information. To substantiate its claim, Hyundai cited the judgment of Delhi High Court in Cattle Remedescent another versus Licensing Authority or Director of Ayurvedic and Unani Services, wherein it has been observed that
Apart from specific statutes relating to trademark, copyright, design and patent, etc., trade secrets are also a form of IP. The contention of Hyundai is without any merit and is liable to be rejected. With regard to the trade secrets and confidential knowledge, the Commission is of the view that they are not among the listed category of IPR laws, and thus Hyundai cannot claim any exemption under Section 351. Thank you. So this contention was rejected because Section 3, subsection 5, clause 1 is not covering every intellectual property right, but it is covering only those that are mentioned there, only those 6 statute. ठीक है. सो इस वाला जो कंटेंशन था, इसमें हमारा थर्ड एलिमेंट मिसिंग था, जो कि हमने लिखा था ना, थर्ड इंग्रेडिएंट्स, दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट राइट्स प्रोवाइडेड अंडर any of the mentioned intellectual property statute. और जो ऊपर वाला कंटेंशन था उसमें तो जो आपका राइट ही प्रोवाइड किया हुआ था, वो पहली बात तो उसमें आपके पास रजिस्टर्ड नहीं था, तो राइट ही नहीं था, तो आप प्रोटेक्ट क्या करोगे. अगर आप राइट भी मान लो तब भी जो है उसमें वो कंडीशन थी दैट वाज नॉट नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, एंड सो unsuccessfully it was claimed in this particular case. Now there is another case that you can write on this point, that is FICCI Multiplex Association of India, FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, FICCI Multiplex Association of India versus United Producer and Distributor Forum, United Producer and Distributor Forum, in short you can write UPDF, 2011 Competition Law Review, page number 79, CCI judgment. CCI judgment. Now interestingly, in this case also the issue was that different producer and distributor, they met with the multiplex owner. जैसे आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखते हो तो हम लोग जो है वो कंज्यूमर हैं, जो कि हम मूवी को देखते हैं, वो सर्विसेज हम लेते हैं किसी भी मूवी की. अब वो मूवी एक तो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, हायर करता है आर्टिस्ट को, स्टोरी लेता है, सॉन्ग्स के राइट्स लेता है, एंड देन मेक द दैट मूवी. ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 14 में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. ठीक, उसके बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है थ्रू आउट द कंट्री उसको अलग अलग थिएटर ओनर के पास जाते हैं. तो मल्टीप्लेक्सेस जो हैं, जो कि एक ही समय पे 3-3, 4-4, 5-5 मूवियाँ स्क्रीन आउट करते हैं एक ही दिन के अंदर अलग अलग टाइमिंग में, तो वो लोगों को एक थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि सपोज दे टेक एनी फीचर फिल्म एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी हिट. सो उस केस में उनका जो चार्जेस हैं वही निकालना मुश्किल हो जाता है. एंड आपने सपोज ऑलरेडी फीस इतनी डिमांड कर रखी है, तो आपको रिस्क लगता है कि अगर मैं 10 लाख के लिए कॉपी ले लेता हूँ एंड आई विल स्क्रीन इट फॉर द 1 week, whether I will be able to recover 10 lakh rupees or not. And so मल्टीप्लेक्स वाले जो हैं ये जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं उनसे एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि रेवेन्यू शेयर बेसिंग पे, कि अगर आपकी मूवी आप हमें दे दो सप्ताह में, अगर आपकी मूवी चल जाती है, जितना भी पैसा कमाती है उसका 30% हमें दे देना, 70 आप ले लेना, 40 हमें दे देना, 60 आप ले लेना, 50-50 कर लेते हैं. तो उस बेसिस पे मल्टीप्लेक्स ओनर को कोई एक रिस्क नहीं होगा कि अगर मैं 10 लाख में ले लेता हूं तो मैं 10 लाख रुपए एक सप्ताह के अंदर कमा भी पाता हूं या नहीं कमा पाऊंगा. सो ये रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस कितना होना चाहिए, कितना मल्टीप्लेक्स ओनर लेंगे और कमाई का, और कितना जो है प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर लेंगे, इसके ऊपर लेके इन पे एक बैठक हुई.
सो सारे प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो एक ग्रुप बना के, ताकि कलेक्टिव वो रहेंगे तो कलेक्टिव वो अच्छा बार्गेन कर पाएंगे, उन्होंने यूपीडीएफ बनाया, यूनाइटेड प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर फोरम, एंड नेगोशिएटेड विद द मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन, जो भी पूरा इंडिया के अंदर मल्टीप्लेक्स है उनका जो एसोसिएशन है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये नेगोशिएशन फेल हो गई, वो लोग ज़्यादा रेवेन्यू मांग रहे थे, इन्होंने मल्टीप्लेक्स वालों ने कहा नहीं भाई, हमें मल्टीप्लेक्स में बड़ा पैसा देना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है और हमारा रियर एंड टीयर होता है। एंड सो जब ये कोई नेगोशिएशन जो है नहीं हो पाया, सो फाइनली यूनाइटेड प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप इतना रेवेन्यू नहीं देता है तो हम आपको बायोकाट करते हैं, एंड वी अनाउंस दैट नो मूवी वी विल स्क्रीन आउट इन योर थिएटर, कोई मूवी नहीं देंगे। अब ये ऐसा करते ही जो है ये सारे थिएटर वाले जो हैं, मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन वाले, दे फाइल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर द सीसीआई, एंड उनकी कंटेंशन ये है कि ये जो सारे इनके फोरम ने जो डिसीजन लिया, दैट मीन दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द फोरम, बिकॉज उनके मेंबर एग्री किए हैं कि वो हमारे थिएटर में कोई भी मूवी जो है वो स्क्रीन आउट नहीं करेंगे। सो दिस इज एन एग्रीमेंट फॉलिंग अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, कि थ्रू द एग्रीमेंट they restricted the supply of this particular thing, because multiplex owner के लिए तो सप्लाई क्या है, फिल्म्स की सप्लाई है। और उन्होंने जो है सीसीआई को इंफॉर्मेशन दी, सीसीआई मेक द started the investigation. There they have argued, this company have argued, this UPDF has argued कि हमारा जो है जो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्शन था, फर्स्ट थिंग तो हम कोई वो नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, हमने तो एट ए मोमेंट जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बना लिया। सीसीआई ने कहा दैट इज नॉट नेसेसरी। सेकंड थिंग दैट हमारा जो भी सब्जेक्ट मैटर है दैट वाज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिकॉज ये मूवी है जो कि सेक्शन 14 में आपके पास कॉपीराइट एक्ट 1957 में प्रोटेक्टेड है। तो सीसीआई ने कहा चलो कोई नहीं, बट आपको एग्जेम्पशन लेने के लिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 क्लोज 1 का आपको ये शो करना पड़ेगा दैट द कंडीशन, द रेस्ट्रेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट और रीजनेबल कंडीशन यू आर इम्पोजिंग दैट इज नेसेसरी फॉर protecting any rights conferred by this. And यहाँ पे you are not protecting the condition you are imposing, that condition for not screening any movie. So ये not screening any movie in their theater, ये complete ban जो है, ये तो ऐसा प्रोटेक्ट आपके कंपटीशन जो है आपके इंटेलेक्चुअल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर रही। दूसरा, आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ने जो राइट दिए हैं, राइट ऑफ एक्सक्लूसिविटी फॉर गेटिंग द रेवेन्यू, ये थिएटर ओनर तो उस राइट को फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव राइट है लेकिन आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, इससे रेवेन्यू कैसे शेयर करेंगे, रेवेन्यू तो आप इसी जनरेट कैसे करते हो। अगर किसी प्रोड्यूसर ने 10 करोड़ रुपीज लगा के एक मूवी बनाई और अगर थिएटर ही नहीं होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं होंगे, तो वो कैसे 10 लाख रुपीज को जो है वो रिकवर कर सकता है, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। सो मल्टीप्लेक्स ओनर जो हैं दैट दीज आर द वेरी इसेंशियल, ओके। सो ऐसे में हाउ यू कैन से दैट दीज आर violating or the restriction you are imposing is necessary for the purpose of protecting your rights. So ये arguments जो भी UPDF ने दिए, CCI ने सारे reject किए, and CCI held that first thing that section 3 subsection 5 is not an absolute exemption. It is not exempting anything where the subject matter related to intellectual property right. The provision जो है ये लिमिटेड है केवल उन्हीं रिस्ट्रिक्शन और रीजनेबल कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 3 जो कि नेसेसरी हैं फॉर प्रोटेक्टिंग द
any right conferred under these mentioned statute. उसके अलावा अगर कोई आप कंडीशन इम्पोज करते हो, उसके अलावा अगर कोई डिसीजन टेक करते हो, so that is not protected by it. Third case you can write in the series, and that is Motion Picture Association versus Reliance Big Entertainment Private Limited. Motion Pictures Association versus Reliance Big Entertainment Private Limited, 2013 Competition Law Review, page number 466, and this is compat judgment. अपील में जाके सेक्शन 53 कैपिटल ए में कॉम्पैट का जजमेंट है. नाउ यहाँ पे जो भी आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सो रिलायंस कंपनी ने भी एंटरटेन इंडस्ट्री में जो है वो अपना कदम रखा, और उनकी ये जो कंपनी है दैट इज दिस रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड. अब जो मोशन पिक्चर एसोसिएशन है, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है रिलेटेड टू मोशन पिक्चर, उन मोशन पिक्चर्स से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो है एसोसिएशन फॉर्म किया, दैट इज मोशन पिक्चर एसोसिएशन. और इस एसोसिएशन का एक जो है डिसीजन था, एक रेगुलेशन था कि जो भी पिक्चर होगी, जो भी टीवी जो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो पिक्चर्स वगैरह टेलीकास्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा, तो उसके लिए इस मोशन पिक्चर एसोसिएशन का मेंबर होना या इसके साथ रजिस्टर होना कंपलसरी है. अब ये जो कंडीशन हुई कि बिना मोशन पिक्चर एसोसिएशन का मेंबर हुए और बिना इसके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के वन कैन नॉट टेलीकास्ट, दिस कंडीशन वाज इन द क्वेश्चन. सीसीआई ने जो है ये कहा कि ये जो ऑर्डर है ये मेंबर्स को सेव करता है, जो भी मोशन पिक्चर से रिलेटेड है, कि उनकी फिल्म की जो पायरेसी वगैरह ना हो. बट एट द सेम टाइम इट इज ए कंडीशन आल्सो दैट these will not deal with the non-members or who have breached the rules. The rules also resulted into the restriction, as the distributor could not operate outside the territory of the association. So when all these rules are considered together, so because it having some positive aspect, the other aspect are related to the competition things. सो ठीक है, पायरेसी जो है उसके रोकने के लिए आपके लिए एक स्टेप हो सकता है, बट दैट इज नॉट नेसेसरी. इट हैज द कंपटीशन एस्पेक्ट आल्सो. केवल आप मेंबर्स को ही अलाउ करो और नॉन मेंबर्स को डील करने के लिए आप नहीं करो, बिकॉज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है. तो ऐसे केस में ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला जो इशू है, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. And so all these the you can say the effect of this particular order by the Motion Picture Association, that without compulsory registration a person cannot deal, and the member of their association is restricted not to deal with the non-member. So this is not important, or this is not necessary for protecting the interest, rather it's supplying or restricting the supply. And so this argument that it is protected under section 3 subsection 5(1) is not available. It was rejected because ये condition जो है आपकी नेसेसरी नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. पायरेसी का एस्पेक्ट आप इसमें कह सकते हो, लेकिन पायरेसी के लिए आप अलग कंडीशन इम्पोज कर सकते हो. आपने तो पूर्णतः ही जो है रोक दिया कि मेंबर जो है वो नॉन मेंबर के साथ डील नहीं करेंगे. अब यहाँ पे आपके एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, उसके साथ आप डील ही नहीं करोगे. अगर उस मेंबर्स के साथ आप डील नहीं करो, सपोज करो ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला है और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले ने मोशन पिक्चर एसोसिएशन के जो है
उसके साथ मेंबर बनने। उन्होंने कहा कि भाई आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे केवल उसी बंदे की मूवी को स्क्रीन कर सकते हो जो हमसे जो है हमारे साथ रजिस्टर होगा। अगर हमारे साथ रजिस्टर नहीं है तो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी उसकी मूवी नहीं चला सकते। अब सपोज करो आप जो है आपने क्रिएटिव एक छोटी मूवी बनाई और आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म को अप्रोच किया कि देखो ये मैंने मूवी बनाई है, मुझे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं चाहिए, आप इसको अपने प्लेटफॉर्म पे जो है इसको स्क्रीन करो, इसको टेलीकास्ट करो। और जो है जो जो एग्रीमेंट है मोशन पिक्चर उसके हिसाब से जो है वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज आपने जो है अभी रजिस्टर नहीं किया मोशन पिक्चर्स के साथ में। तो ये जो कंडीशन थी, तो उन्होंने जो पायरेसी का इशू किया, सीसीआई और कंपैट ने वो रिजेक्ट किया कि पायरेसी जो है वो ऐसा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाओ जिससे वो प्रोटेक्ट हो। यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने की बजाय जो है आप मार्केट में ऐसा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हो जिससे कि सप्लाई रुक रही है, और इसलिए जो है सेक्शन 3(5) में नहीं हो रहा है। ये आपका नेसेसरी नहीं है। अगर आप करो तो केवल प्राइवेसी वाला ही आप रिस्ट्रिक्शन लगाते तो वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में हो जाता, और इसलिए इवन प्राइवेसी का जो आर्गुमेंट है वो भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, नाउ कम टू द केस दैट इज गिवन इन योर केस मटेरियल, बिकॉज उससे पहले हमने बहुत सारी चीजें और डिस्कस कर ली। In your case, there is a case material, there is a important case given, very important case decided by Delhi High Court, and that is Telephoncut Bolagate LM Reaction EBUL versus sorry. Okay. Versus CCI. Okay. Yes. Is it clear to you? Yes, sir. Yes. Now see, इसमें जो कंट्रोवर्सी थी, that is that there are two companies, one is Micromax, another is Intel. So these companies are like mobile manufacturing company, and they use various technology by making the the telecommunication possible. ठीक है, now there is a concept of essential patent, SEP. ठीक है, just give me a second. स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट, एंड ये स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट जो है ये क्या होते हैं कि जो आपको कोई भी it's not possible for me. स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट जो है ये सपोज करो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है, एक पर्टिकुलर आपको काम करना है कम्युनिकेशन के लिए या कोई भी एक चीज़ें हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टैंडर्ड बना देते हैं। जैसे कि
कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ईमेल एड्रेस लिख दो, ठीक है, कई बार फॉर्म में होता है ना ईमेल एड्रेस, तो ये एक स्टैंडर्डाइज बना दिया कि ईमेल के थ्रू ही कम्युनिकेशन होगा। अब कम्युनिकेशन हो सकता है टेलीफोन के द्वारा भी हो, और पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा भी हो। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक ही चीज़ को करने के लिए कई तरीके से उसे कर सकता है, और हर का एक अलग इन्वेंशन जो है वो होती है। लेकिन उन सारी इन्वेंशन में भी एक इन्वेंशन को स्टैंडर्ड बना लिया जाता है, ताकि ना थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो एक कन्फर्मिटी रहेगी, एक ही तरह की चीज़ें रहेगी। और इसलिए जो है आपका इसको स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट कहते हैं। जैसे सपोज करो मोबाइल फ़ोन के अंदर मैसेज जो है जो है उनका किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट होंगे। वो कम्युनिकेशन का 2-3 तरीका हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग मोबाइल कंपनी वो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगी, तो अगर आपके दोस्त के पास मैक्स का फ़ोन है और आपके पास जो है सपोज करो एप्पल का फ़ोन है, और वो टेक्नोलॉजी अगर कंपैटिबल नहीं है, तो आपने जो मैसेज भेजा वो उसको उस तरह उस फॉर्मेट में आएगा ही नहीं, या उसको जो मैसेज भेजा वो आपको उस फॉर्मेट में नहीं आ पाएगा। या एक और सिंपल एग्जांपल सपोज करो आपके दोस्त के फ़ोन में जो है वो व्हाट्सएप है ही नहीं, तो क्या आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में एक ही चीज़ को करने के लिए कई इन्वेंशन होती हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर इन्वेंशन जो है होती है, उस इन्वेंशन को जो है वो स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने किसी इन्वेंशन को स्टैंडर्ड मान लिया, तो बाकी के लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने एक इन्वेंशन की हुई है, एक अलग तरीका इजाद किया हुआ है जिससे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो भी जो है उसको कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिकॉज उनको भी कम्युनिकेशन करना होगा, तो उनको वही स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। और अगर वो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो जो है उनको परमिशन लेना पड़ेगा, बिना परमिशन तो उसका ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंपनी है एलम रेक्शन। दिस एलम रेक्शन कंपनी हैविंग pool of the patents related to the telecommunication the towers and the devices। और उस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस में इनके जो अलग अलग पेटेंट हैं इन्होंने रजिस्टर कर रखे हैं, और इन्होंने जो है इनके जो पेटेंट हैं वो SEP हैं, स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट हैं। अब कोई भी जो मोबाइल कंपनी जो है वो इनका पेटेंट अगर यूज करेगी, वो टेक्नोलॉजी यूज करेगी, तो उनको इनसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लाइसेंसी होंगे, और एक लाइसेंस की जो रॉयल्टी है वो फीस देनी पड़ेगी, बिकॉज वही तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बताता है, दैट एक्सक्लूसिविटी। और यहाँ पे चूंकि अगले आदमी के पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी को जो है वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो कोहेरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए जो है एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्रेंड, FRAND, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन जो है वो इम्पोज कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक बंदे को तो वो $300 में जो है वो टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दे दे, दूसरे बंदे को ₹500 में टेक्नोलॉजी का लाइसेंस दे दे। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, अदरवाइज दिस टेक्नोलॉजी विल नॉट वर्क। एक सिंपल देखो, ये कंपैटिबिलिटी नहीं होता है तो। और जो हमने केस पढ़ा शमशेर सिंह कटारिया वर्सेस होंडा CL, उसका भी जब फाइनल आप पेज पढ़ोगे जहाँ पे ऑर्डर दिया है, जो कि हमने पूरा केस पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे, तो उस केस के अंदर जो है वहाँ पे ये कहा है कि आपका जो भी पार्ट्स हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो। बैटरी वगैरह जो अंदर के पार्ट हैं उसका डिजाइन है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करो, ताकि एक ही बैटरी सब कार में वो फिट हो सके। टायर का स्टैंडर्डाइजेशन, बुलेट वगैरह का। अगर सपोज करो मोबाइल और सिम कार्ड
टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनमें कोहेरेंस नहीं हो। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो, उसको सिम कार्ड का स्लॉट जो है वो हमारे पास आता है ऐसे रेक्टेंगल होता है और एक साइड कटा होता है। तो सपोज करो कभी हार्ट शेप का लेके आए, कभी और दूसरे शेप का लेके आए, तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और उसमें जब वो कोहेरेंस नहीं होगा तो आपके मोबाइल में फिट ही नहीं बैठेगा। इसलिए जो है ये स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट होते हैं जो कि फ्रेंड के हिसाब से चलते हैं। नाउ दिस कंपनी वाज रजिस्टर्ड ऑन द ETSI आल्सो, and this company has demanded, this LM Rexon has demanded contacted to Micromax and Intel that you are using my patent and you have to pay the fee. इन कंपनीज ने, माइक्रोमैक्स एंड इंटेल ने कहा भाई आप बताओ कि स्पेसिफिक आपके कौन से पेटेंट का हमें चार्ज देना है। दे सेड दैट यू हैव टू टेक होल पूल ऑफ द, जो जितने भी हमारे पेटेंट है उन्हीं को जो सारी फी होती है वो देना पड़ेगा। और इस डिस्प्यूट के ऊपर, रॉयल्टी के डिस्प्यूट के ऊपर LM Rexon ने जो है वो एक केस भी फाइल कर दिया, ठीक है, सिविल सूट फाइल कर दिया। अब ये सिविल सूट है दैट इज पर्सनल इन द नेचर। दो तरह के राइट होते हैं, एक राइट इन रेम, एक राइट इन पर्सोना। राइट इन पर्सोना मतलब जो आपका पर्सनल राइट है। जैसे सपोज करो किसी ने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से हिट कर दिया आपको, तो किसी ने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से मिस्टर ए को हिट कर दिया और ए को जो है वो डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो है उसका पर्सनल, उसका जो है डेथ हुई सेक्शन 304 में, वो केस कर सकता है। लेकिन अगर डेथ भी नहीं हुई, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग सेक्शन 279 IPC, वो राइट इन रेम है। सपोज आपने एज ए कंज्यूमर किसी दुकानदार से कोई चीज खरीदी और उसमें वो डिफेक्ट है, तो आपका राइट इन पर्सोना है। लेकिन सपोज करो वो दुकानदार जो है वो ऐसी चीज कर रहा है जो कि आप प्रभावित नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, तो राइट इन रेम होगी। राइट इन रेम मीन्स वो लॉ के अंदर है। जैसे समीर अग्रवाल वाला जो केस हमने पढ़ा, उसमें समीर अग्रवाल जो कि एडवोकेट होता है, ही फाइल्ड द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द ओला एंड उबर दैट दे आर यूजिंग द कार्टेलाइजेशन, हब एंड स्पोक कार्टेलाइजेशन। और जब केस रीच हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंपैक्ट जो है, जो आपका जो अपलेट ट्राइब्यूनल है, अभी तो NCLT होता है, ठीक है, NCLT के जजमेंट को जो है रिजेक्ट किया और उसको ओवररूल्ड करके कहा कि देखो सेक्शन 19(1)A में जो केस इन्फॉर्मेंट होता है दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी द एग्रीव्ड पार्टी, बिकॉज CCI के अंदर जो है वो राइट इन रेम है। जरूरी नहीं कि आप एग्रीव्ड ही हो, जरूरी नहीं कि आपका पर्सनल राइट वोलेट हुआ है। कंपटीशन का सेक्शन 3 वोलेट हुआ है तो कोई भी फाइल कर सकता है जिसका इवन नहीं। अब शमशेर सिंह कटारिया ही थोड़ी अफेक्टेड पार्टी थी, ठीक है, या BCCI वाले केस में जो सुरेंद्र सिंह बर्मी ही वाज नॉट द अफेक्टेड पार्टी। तो ये तो राइट इन रेम है, एंड राइट इन रेम के अंदर इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 और 4 एनी पर्सन कैन फाइल द केस। सो हियर द इट वाज आर्ग्यूड दैट जो सिविल सूट डाला LM Rexon ने विद रिस्पेक्ट टू द रॉयल्टी क्लेम टू द माइक्रोमैक्स एंड इंटेल, दैट इज पर्सनल इन नेचर, और कंपटीशन का इश्यू दैट इज राइट इन रेम। अब इतनी चीज होने के बाद में माइक्रोमैक्स एंड इंटेल वर एग्रीव्ड बाय द एक्शन टेकन बाय द the LM Rexon, and Micromax and Intel has filed the information under section 19(1) to the CCI. CCI has made the the prima facie opinion and passed the order under section 26(1) directing DG to do the investigation. अब DG ने जैसे ही DG को जैसे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर हुआ, so LM Rexon was aggrieved and LM Rexon has directly approached to the Delhi High Court. और LM Rexon ने दिल्ली हाई कोर्ट में जाने का उसका रीजन ये है कि LM Rexon की कंटेंशन ये थी,
ये इशू फाइल किया कि सीसीआई जो है, सीसीआई एक्सीड फ्रॉम इट्स जुरिडिक्शन, बिकॉज जो इशू है दैट इज द कंडीशन जो मैंने किया, जो इशू है दैट इज रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो है सीसीआई का जुरिडिक्शन ही नहीं बनता है, बिकॉज सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 कहता है कि नथिंग जो है विल अप्लाई टू दिस सेक्शन। सो जब सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता तो सीसीआई का जुरिडिक्शन नहीं है, and if CCI does not have the jurisdiction, then how the CCI can make the prima facie opinion? And so under Article 226 of the Constitution, that the CCI has exceeded its jurisdiction, the LM action reached to the High Court. अब हाई कोर्ट के बिफोर जो है वो एक इशू के 3 इशू बन गए। पहला इशू कि माइक्रोमैक्स एंड इंटेल ने जो है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ही कह दिया, दैट हाई कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन टू इंटरवीन वट एवर ऑर्डर पास्ड बाय द सीसीआई, बिकॉज हाई कोर्ट डज नॉट सिट इन द पोजीशन ऑफ द एपलेट ट्राइब्यूनल। सो सीसीआई का जो ऑर्डर है वो परवर्स है, वो जो है ऑन मेरिट नहीं है। इस आधार पे जो है हाई कोर्ट उसमें थोड़ी इंटरवीन कर सकता है, उसके लिए तो जो है आपका ट्राइब्यूनल है, और ट्राइब्यूनल जो है वो सेक्शन 26(1) के ऑर्डर को इंटरवीन ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव इन द नेचर, ठीक है। और सेक्शन 53 के अंडर सेक्शन 26(1) का ऑर्डर जो है प्राइमा फेसाई ओपिनियन जो फॉर्म होती है वो अपीलेबल ही नहीं है, ठीक है। सेकंड कंटेंशन, सपोज हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता भी है तो क्या इस केस में सीसीआई जो है वो जो है, यानी जो सीसीआई ने जो किया, क्या जो सीसीआई का जुरिडिक्शन बनता है या नहीं बनता है? सीसीआई ने सही किया ऑर्डर पास करके, या सीसीआई का जुरिडिक्शन बनता ही नहीं? दैट मीन जो कंट्रोवर्सी है वो सेक्शन 3 अप्लाई है या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 अप्लाई है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग कि जो एलम रेक्शन ने सिविल कोर्ट में जो सूट फाइल किया है, वेदर दैट सूट प्रिवेंट द सीसीआई नॉट टू इंटरवीन इन द मैटर। सो ये 3 इशू बन गए। नाउ कम टू द फर्स्ट इशू। The first issue is about whether, इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप ही कर देता हूँ, ठीक है। The first issue is that whether the High Court have the jurisdiction or does not have the jurisdiction. अब यहाँ पे दोनों पार्टीज की कंटेंशन है। जो माइक्रोमैक्स और इंटेल है उनकी कंटेंशन तो मैंने बता ही दिया आपको कि भाई ये तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो अपीलेबल ही नहीं है। दूसरी बात जो है, हाई कोर्ट जो है वो एज एन अपलेट कोर्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं बनता, और सीसीआई ने जो पास कर दिया, जो कर दिया वो सही है। हाई कोर्ट की जो रेट आपकी मेंटेनेबल नहीं है। एलम रेक्शन ने कहा नहीं, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है, बिकॉज हमारा मेन कंट्रोवर्सी क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? हमने क्वेश्चन ये पुट किया है कि सीसीआई का जुरिडिक्शन है या नहीं है, एंड सीसीआई का जुरिडिक्शन है या नहीं है, इसका मतलब है वेदर सीसीआई हैज एक्सीड फ्रॉम इट्स जुरिडिक्शन और हैज नॉट एक्सीड फ्रॉम द जुरिडिक्शन। और ये ट्रू लॉ है कि जब कोई भी इशू कोई भी है जो लॉ का वायलेशन इट इज ऑन द पेटेंटली, और या फिर जो है आपका जुरिडिक्शन जो है वेदर ए फोरम हैज टेकन द jurisdiction that it does not have or exceed from the jurisdiction, तो उस केस में हाई कोर्ट की जो है रिट मेंटेनेबल है अंडर 226। यहाँ पे जो है हाई कोर्ट अपलेट पोजीशन में नहीं बैठता है, एज एन अपलेट कोर्ट नहीं बैठ रहा, केवल ये डिटरमाइन कर रहा है कि क्या सीसीआई अपना जो उसको जुरिडिक्शन मिला हुआ है उससे एक्सीड किया है या नहीं किया है। High Court also accepted the contention of the LM action and said कि the main controversy is whether CCI exceeded from its jurisdiction or not, that squarely fall under the writ jurisdiction under Article 226. Second question कि
सीसीआई एक्चुअली एक्सीडेड और नॉट, जब जुरिडिक्शन मिल गया हाई कोर्ट को ये देखने का, तो सेकंड कंट्रोवर्सी कि क्या सही में जुरिडिक्शन बनता है या नहीं बनता है। बिकॉज जुरिडिक्शन बनता है या नहीं बनता है उसको इंटरटेन करने के लिए ही जो है हाई कोर्ट के पास गए, और हाई कोर्ट को जो है इन कंपनियों ने कहा कि हाई कोर्ट जो है इंटरटेन कर ही नहीं सकती। हाई कोर्ट ने माना कि हम कर सकते हैं। नाउ द सेकंड कंट्रोवर्सी, द हाई कोर्ट हैज सेड दैट सी for whether the CCI have jurisdiction or not, we have to analyze the scheme of the statute. Scheme of the statute है, scheme of the statute क्या जो है CCI के jurisdiction को exclude करती है इन मैटर में या नहीं करती है। रेक्सन ने कंटेंशन दी कि एज पर सेक्शन 4 जो इन्होंने आर्ग्यू किया है कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के अंदर जो है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो आप बात करते हो, उस अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के लिए जो है आपको पहले तो दिखाना पड़ेगा कि जो है हम डोमिनेंट पोजीशन के अंदर हैं, ठीक है। दूसरी बात कि एलएम रेक्सन जो है वो इंटरप्राइज है और वो गुड्स या सर्विसेज के अंदर डील कर रही है। एलएम रेक्सन जो है वो केवल पेटेंट राइट देते हैं जो कि ना गुड्स है ना सर्विसेज है। इस तरह की कंटेंशन उन्होंने दी। अब जो मेन इशू यहाँ पे आया वो पहली बात तो जो एक कंडीशन इन्होंने इम्पोज की है थ्रू द एग्रीमेंट करने की कोशिश की है, इस केस में सीसीआई का जुरिडिक्शन बनता है कि नहीं। सेक्शन 3 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ओनली दैट कंडीशन or that restraint of infringement or reasonable restriction that is necessary for protecting any rights conferred by these statute। बट यहाँ पे क्वेश्चन तो राइट प्रोटेक्ट का नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन तो रॉयल्टी का था, क्वेश्चन तो कितना लाइसेंस फी दे उसका था। और इन्होंने आर्ग्यू किया कि इन्होंने फ्रेंड जो है जो कि कंपटीशन जो कि आपका पेटेंट एक्ट में है उसका वॉयलेशन किया है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपने इम्पोज की है या जो कंट्रोवर्सी है, दैट इज नॉट रिलेटेड एनीथिंग रिलेटेड टू दैट समथिंग दैट फॉल अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने आर्ग्यू किया कि भाई इन्होंने जो मेन माइक्रोमैक्स वगैरह ने इंफॉर्मेशन जो फाइल की है, इन्होंने कहा कि वी हैव अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन। सो डोमिनेंट पोजीशन वाले में तो सेक्शन जो 3 सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता है, लेकिन बिकॉज एलएम रेक्सन के फेवर में नहीं है तो उन्होंने ऐसा आर्गुमेंट लिया नहीं। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो है कंप्लीट जो है आपका एक हिसाब से कह सकते हो कि पेटेंट एक्ट के अंदर पेटेंट अथॉरिटी है और सेक्शन 84 में जो है पेटेंट अथॉरिटी उसको जो है वो इशू एड्रेस हो सकता है। तो इन्होंने ये कंपटीशन के पास में, कंपटीशन कमीशन के पास में ये क्यों ले आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ही कंटेंशन जो है ये कंटेंशन रिजेक्ट की। पहली तो कंटेंशन कि देखिए दोनों स्पेशल लॉ हैं, पेटेंट लॉ भी स्पेशल है एंड कंपटीशन लॉ भी स्पेशल है, और जो है कंपटीशन इशू के लिए केवल कंपटीशन लॉ है वो स्पेशल है, और दोनों लॉ के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कोई भी आप इंक्वायरी या कोई भी इशू जो पेटेंट अथॉरिटी के बिफोर भी है या जिसमें पेटेंट अथॉरिटी के सामने आप ले जा सकते हो, पेटेंट अथॉरिटी भी उसमें देखती है कि अगर कोई कंपटीशन इशू है तो वो कंपटीशन अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसको वो ध्यान में रख के वो डिटरमाइन करेगी अंडर सेक्शन 87(4) ऑफ द पेटेंट एक्ट कि फ्रेंड वगैरह की कंडीशन को वॉयलेट हुआ है कि नहीं है। और कंपटीशन का इश्यू जो है वो केवल एक्सक्लूसिवली सीसीआई ही डिसाइड कर सकती है। इसलिए जो है सीसीआई अगर ये इंक्वायरी कर रही है तो इट इज विद इन द जुरिडिक्शन। सीसीआई जो है अपने जुरिडिक्शन से एक्सीड नहीं की, जो कि कंपटीशन एक्ट इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड इशू क्या, सिविल कोर्ट में जो डिस्प्यूट है, दैट डिस्प्यूट प्रिवेंट द सीसीआई टू टेक द एक्शन।
यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि जो सूट है आपका, वो सूट जो है वो सिंपल आपका उस नेचर में है, राइट इन पर्सोना नेचर में है। वो आपकी जो कंट्रोवर्सी है, जो डिस्प्यूट है, वो पर्सनल नेचर में है, और वहां पे वो पर्सनल नेचर से डिसाइड होगा। लेकिन जो माइक्रोमैक्स एंड इंटेल ने जो केस इंफॉर्मेशन फाइल किया है सीसीआई के बिफोर में, that was the controversy not related to their personal, but that is right in rem। और इसलिए जो है सिविल सूट का जो प्रीव्यू है वो डिफरेंट है, और सीसीआई की इंक्वायरी का प्रीव्यू वो है डिफरेंट है। इसलिए इसमें रूल ऑफ कॉमिटी भी नहीं लगता। एक प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी होता है कि अगर एक फोरम उसमें जो है इंटरटेन कर रहा है तो दूसरा फोरम उसको इंटरटेन नहीं करेगा। रेस जुडिकेटा तो टोटली डिफरेंट प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पे वो भी प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी भी अप्लाई नहीं होता है, बिकॉज दोनों का जो स्कोप ही बिल्कुल अलग है। वो जो इनका सूट है रिलेटेड टू रॉयल्टी, वहाँ वो सूट की इंक्वायरी जो है वो तो पर्सनल नेचर में है, और यहाँ पे जो कंपटीशन का इशू है जो इन्होंने क्लेम किया अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब आप क्विकली जो है केस पे आ जाइए और देखिए कौन कौन सा पैरा आपको मार्क करने हैं। एक सेकेंड, ये देखिए आप पैरा नंबर 3, 4 एंड 8, ये 3 पैरा आप पढ़ लीजिए अबाउट द फैक्ट्स। देन आपको जाना है पैरा नंबर 20, जिसमें सीसीआई ने ऑर्डर पास किया ऑफ सेक्शन 26 क्लॉज 1 का। ठीक है, उसके बाद में आपको जाना है, ये आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, दोनों पार्टीज की सबमिशन है, डिटेल में है, इतना डिटेल तो आप कैसे करोगे। और उसके बाद में यहाँ से ये जो है ना वेदर द पिटीशन इज मेंटेनेबल, तो इसको आप फर्स्ट इशू करके देखिए, प्रिलिमिनरी इशू, फर्स्ट इशू ब्रैकेट में प्रिलिमिनरी इशू। सो पैरा नंबर 60 से है। सो पैरा नंबर 60 ऑनवर्ड आपको इसमें करना है, तो पैरा नंबर 60 इसमें पढ़ लीजिए। देन आपको जाना है पैरा नंबर 68 एंड पैरा नंबर 70 में लो है कि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में कब रिट पिटीशन मेंटेनेबल होती है। प्लीज रीड फ्रॉम दिस, इट इज वेल सेटल्ड रिकॉग्नाइज। पढ़िए कोई। Yes, sir. It is well recognized that the High Court would interfere in orders passed by any authority or subordinate court where 1. There is an error manifest and apparent on the fact of the proceedings, such as when it is based on clear misreading or utter disregard of the provision of law. 2. A grave injustice or gross failure of justice has occasioned thereby. 74. पढ़िए। Having stated the above, it is also necessary to state that the scope of judicial review of the direction issued under Section 26(1) of the Competition Act is limited and does not extend to examining the merits of the allegation. ठीक है। 77. So this is the contention that ये यहाँ तक तो ठीक है, when it is based on misreading or utter disregard of the provision law। ठीक है, अब इसी utter disregard of provision of law को इन्होंने अपने contention के अपने हिसाब से इसको मोल्ड किया है। एक्चुअल में utter disregard of provisions of law का मतलब कि सपोज करो प्रोविजन जो है वो जुरिडिक्शन आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5(1) में फॉल हो रही है और सीसीआई उस पर जुरिडिक्शन ले रहा है। सो दैट विल बी द अटर डिसरिगार्ड ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ।
ये कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता बिकॉज इट डज नॉट एग्जामिन और एक्सटेंड द मेरिट ऑफ द एलिगेशन। ये उनकी कंटेंशन है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको फाइनल यहाँ से यहाँ पैरा नंबर 80 एंड 81 ये एंड 83 यू कैन रीड पैरा नंबर 80 और 83 ये दोनों पढ़ दीजिए। Yes, sir. 80. In the present case, Ericsson has contested the jurisdiction of CCI to entertain any complaint regarding the rates of royalty in respect of SCP, as according to Ericsson, the same is outside the scope of Competition Act. Since this issue relates to the jurisdiction of CCI, it would clearly fall within the limited scope of the judicial review as available in respect of directions passed by the CCI under Section 26(1). The Competition Act. In addition, Ericsson has also contested the imputed direction as being perverse and without application of mind. It is right law that no authority has the jurisdiction to pass perverse orders, and therefore this challenge would also fall within the limited scope of judicial review. 81. It is thus amply clear that Ericsson does have an alternative remedy of preferring an appeal, but that remedy would be available only on a final determination. However, the fact that an alternate remedy by way of appeal is available to a party would not denude the jurisdiction of this court under Article 226 of the Constitution of India. Thank you, thank you. So here the Delhi High Court is saying that the main issue जो contention है that is related to the jurisdiction of the CCI, and that issue is fall under the scope of the judicial review. दूसरा जो माइक्रोमैक्स एंड इंटेल ने कहा कि भाई वो अपील प्रीफर कर रहे हैं, तो अपील तो तब होगी जब फाइनल डिटर्मिनेशन होगा, बिकॉज सेक्शन 26(1) का ऑर्डर तो अपीलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में जहां पे अटर डिसरिगार्ड हो, दैट मीन एक्सीडिंग द जुरिडिक्शन दैट इशू अंडर आर्टिकल 226, the party can knock the door of the High Court, and such party is not precluded by the jurisdiction that the alternative remedy appeal will be available after the final determination. ठीक है। Now come to the second issue. Second is कि CCI का सही में जुरिडिक्शन है या नहीं। अब तो जुरिडिक्शन मिल गया हाई कोर्ट को, तो अब वो उसको डिटरमाइन करोगे मेन कंट्रोवर्सी को, ठीक है। ये दिस सेकंड इशू स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से सेकंड इशू स्टार्ट। अब यहाँ पे रेक्सन ने काफी सारे जो है वो कंटेंशन लिए हैं। 87 में ये कंटेंशन मिलेंगे, 5-6 ये कंटेंशन है, ठीक है। एक कंटेंशन ये है, पहला रेक्सन इज नॉट एन एंटरप्राइज, जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है। सेकंड दैट पेटेंट एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट एंड देयरफॉर पेटेंट एक्ट विल प्रिवेल करेगा। थर्ड that the allegation of Micromax cannot be stated to constitute abuse of dominant position. Fourth, that the dispute is excessive of royalty, so उसमें breach of friend etc. है, so that for outside the scope of competition. Fifth, that the complaint made by the Micromax is not maintainable as denied by Rexon claim of infringement. Sixth, in the fact of the circumstances, CCI v prima facie made out the perverse and wholly without jurisdiction, without application of the mind, ठीक है। So these are the contention taken by the Rexon to say that the CCI order, the order passed by the CCI is without the jurisdiction, it is perverse, and High Court has to analyze one by one. पहला कंटेंशन लिया कि देखो हमारे ऊपर कंपटीशन लॉ अप्लाई नहीं करते बिकॉज हम तो इंटरप्राइज ही नहीं है। एलम रेक्सन कह रहा है कि वी आर नॉट इंटरप्राइज, वी आर डीलिंग विद द that why section 26(1) order is not appealable. See in the chapter first we have discussed at the detail, और इसका रीजन ये होता है कि सेक्शन 26 का ऑर्डर जो है, अपील जो है दैट इज स्टैट्यूटरी राइट। केवल जो ऑर्डर अपीलेबल है वही अपीलेबल होता है। आप
लॉजिक लगा के लॉजिक के आधार पे किसी ऑर्डर को अपीलेबल नहीं कर सकते। अगर प्राइमा फेसाई ओपिनियन फॉर्म होती है तो अपीलेबल नहीं है, नहीं फॉर्म होती है तो केस वहीं क्लोज हो जाता है, दैट इज अपीलेबल, बिकॉज उसके बाद में कोई जो है प्रोसीजर नहीं होता। और कोर्ट ने कहा कि भाई अगर अब जो है ऑर्डर बन भी जाता है कि जो है प्राइमा फेसाई ओपिनियन, तो उससे किसी पार्टी को जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा, बिकॉज अगेन द इन्वेस्टिगेशन विल डू, DG will make the investigation and then both party make their stand, they can represent themselves, then the final inquiry will also made, then also the parties can give their representation. But when the order is passed and you know that the prima facie opinion is not made and the order of closing the matter is passed, so the party who has gave the information whose rights are concluded and so that order is appealable, इसलिए appealable नहीं होता है। अब यहाँ पे जो है पहला कहा कि we are not the enterprise, because क्यों नहीं enterprise है? Because for enterprising, if you see the definition of enterprise, पैरा नंबर 93 में लिखा हुआ है, enterprise means any person or government department, person as per section 12 natural or artificial person, इवन स्ट्रिक्टली आप लीगल पर्सन नहीं भी हो, जुरिस्टिक पर्सन नहीं हो, आप केवल फर्म हो, फिर भी लीगल पर्सन है, बिकॉज एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी हुई है। दैट हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ एनी ऑफ दोज थ्री बिजनेस, फर्स्ट इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई और कंट्रोल ऑफ द गुड्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, सेकंड इट इन्वेस्टमेंट बिजनेस, और थर्ड डीलिंग विद द सिक्योरिटीज। इन तीनों में से कोई एक काम कर रहा हो तो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या आपका जो लीगल या नेचुरल पर्सन है वो इंटरप्राइज बन जाएगा। कहते हैं कि जी हम जो है वो ना तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, एलमरेक्शन, हम तो सीधा पेटेंट के लाइसेंस देते हैं, वी आर जस्ट लाइसेंसर एंड सो वी आर नॉट प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप ये भी कहो कि आप सप्लाई करते हो पेटेंट, तो पेटेंट ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, ठीक है। और हमने गुड्स की डेफिनेशन में बहुत एक्सटेंसिवली इसको चीज को कहा कि गुड्स क्या है। सेक्शन 2I ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट में गुड्स मीन्स एज इट इज डिफाइंड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 27 में है कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? एनी काइंड मतलब ये नहीं कि टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, एनी काइंड। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज क्लियर दैट लेजिस्लेचर डज नॉट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। उसके लिए जनरल क्लोजेज एक्ट में सेक्शन 326 एंड सेक्शन 336 आपको पढ़ना पड़ेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है चार चीजें। ये चार चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लैंड, धरती, आपका खेत, आपका प्लॉट, आपका ग्राउंड। राइट अराइजिंग फ्रॉम लैंड, आपका तालाब है तो तालाब से मछली पकड़ने का अधिकार, वो भी इमूवेबल हो गया। आपके ग्राउंड पे, खेत पे जो बीज बोने का अधिकार, फसल बोने का अधिकार, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, एनीथिंग दैट इज अटैच और एम्बेडेड इन अर्थ। आपने दीवार खींची, अटैच हो गई, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके यहाँ आम का पेड़ है उस खेत में, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और फोर्थ, एनीथिंग दैट इज परमानेंटली फास्टन टू समथिंग दैट इज अटैच टू द अर्थ। सो आपने उसमें घर बनाया, घर में बहुत सुंदर पंखा लगाया, पंखा अटैच है घर से, घर इम्बेडेड है लैंड में, तो ये पंखा भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। और ये सारी चीजें आप देखो आईपीसी में पहले सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, सेक्शन 378 में। अब ये पंखा इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट नहीं है, बिकॉज थेफ्ट तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी को हो सकती है। whoever with intention to dishonestly taking any movable property out of the possession of any person without the consent moves the property in order of taking is said to commit the theft। अब यहाँ पे ये इमूवेबल है, बट एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि जैसे ही इस पंखे को रिमूव कर देंगे छत से, सीलिंग फैन को, तो ये जो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? मूवेबल। और जिस एक्ट से इसको रिमूव किया, द एक्ट ऑफ सेवरेंस विल बी द एक्ट ऑफ मूविंग। सो
जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इसके अलावा कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, घोड़ा है, कार है, गाय है, भैंस है, जो भी आपके पास है वो सारी आपके पास जो है मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को यूज करके इसमें हैली हाई कोर्ट ने कहा कि पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना तो ये लैंड है, ना एनीथिंग राइजिंग ऑफ द लैंड है, ना ये समथिंग एम्बेडेड इन द लैंड है, ना एनीथिंग फास्टर दैट इज अटैच्ड टू द लैंड है। तो अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज में दिया ही ऐसा है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। और इसमें सेल्स ऑफ गुड्स में सेक्शन 27 क्या कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो गुड्स हो गई, और वहां पे जो गुड्स हो गई वही सेक्शन 2I में गुड्स हो गई। अब इसके लिए आपको ये पूरा पैरा पढ़ जाना है, ये पूरा पैरा, पैरा नंबर 88, फिर यहाँ पे दिस ब्रिंग द क्वेश्चन वेदर पेटेंट इज गुड्स और नॉट, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो सारा मैंने अभी डिस्कस किया है दैट इज यू विल फाइंड हियर, ठीक है। सो यहाँ तक आपने कर लेना है। और ये गुड्स हो गया तो पैरा नंबर 104 में ये कह दिया कि भाई ये आप इंटरप्राइज हो, तो पहली कंटेंशन रिजेक्ट हो गई। सेकंड कि पेटेंट एक्ट जो है वो स्पेशल लॉ है, दैट विल प्रिवेल। अब यहाँ पे पैरा नंबर 143 आपको पढ़ना है कि पेटेंट में सेक्शन 84(7) में जो है वो आपका कंपल्सरी लाइसेंसिंग और इसके बारे में बात करता है। यहाँ पे स्वीप इंस्टांसेस वेयर द पेटेंटी इज एग्जिस्टिंग ट्रेड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर, तो पेटेंट रिजीम ये मानते हैं कि पेटेंट और ये हैं स्पेशल लॉ हैं, और कुछ एस्पेक्ट में पेटेंट स्पेशल लॉ है, लेकिन जो कंपटीशन का इशू है उसके लिए हमारा कंपटीशन का लॉ ही जो है वो स्पेशल है, और उसी का जुडिक्शन जो है बनता है। सेक्शन 62 जो है वो कंपटीशन एक्ट का क्या कहता है? ओवरराइडिंग प्रोविजन है। द प्रोविजन शैल इन एडिशन में है, नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी प्रोविजन, ठीक है। सो ओवरराइडिंग नहीं कहेंगे, सॉरी, ओवरराइडिंग नहीं कहेंगे, दैट मीन इट इज नॉट मेकिंग एनी कन्फ्लिक्ट बट इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, ठीक। उसके बाद में आपको पढ़ना है पैरा नंबर 148, पैरा नंबर 148 जिसमें पैरा नंबर 148 जिसमें 60 नंबर सेक्शन है, जो ओवरराइडिंग है नॉट विथस्टैंडिंग से शुरू होता है। दैट नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयरविथ कंटेन इन एनी अदर लॉ force, it must be read harmoniously with section 62 of the Competition Act in context of the subject matter. So ये वाला आप पढ़ लीजिए पैरा नंबर 148, जहाँ पे जो है सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट और इसका बताया गया है। फिर पैरा नंबर 151 भी, दैट बोथ आर नॉट मतलब सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन वो हारमोनियसली हम उनको पढ़ सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 151 152 157 में जो है सेक्शन 84 में इंस्टांसेस है रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक दैट शैल डीम नॉट टू बी सेटिस्फाइड। सेक्शन 85 पर प्रोवाइड रेवोकेशन ऑफ द पेटेंट, ठीक है। सो 157 भी आप पढ़ लीजिए। एंड आफ्टर फाइनली यू हैव टू सेक्शन सॉरी पैरा नंबर 177 आल्सो यू कैन रीड, ठीक है। और इन सारे पैरा को जब हम पढ़ोगे तो आपने लिखा हुआ है कि जैसे 174 में सीधा लिखा, इन माई व्यू देयर इज नो इररिकॉन्शिएबल मतलब ऐसी कोई रिपगनेंसी नहीं है कि दोनों एक्ट डिस्ट्रक्टिव हैं, दोनों एक्ट को हारमोनियसली हम पढ़ सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पेटेंट एक्ट और इसके अंदर। पेटेंट एक्ट जो है स्पेशल पेटेंट से रिलेटेड इशू को ही पढ़ता है, लेकिन अगर कंपटीशन का कोई इशू आता है तो पेटेंट का कोई जो है लॉ अप्लाई नहीं होगा, और सीसीआई विल हैव द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू डील दैट पर्टिकुलर मैटर, ठीक है।
आफ्टर दैट देर इज ये थर्ड कंटेंशन है, वेदर द एलिगेशन कुड बी कंस्टिट्यूड एज द अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेवेंट मार्केट जो है स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट है, स्टैंडर्ड इसेंशियल पेटेंट के पास सबसे ज़्यादा पेटेंट है, तो उस आधार पे इसको डोमिनेंट पोजीशन में कहा गया। फोर्थ कंटेंशन, डिस्प्यूट बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, कैन ये जो हमने जो थर्ड इशू बना के उसको बताया है, तो ये थर्ड इशू में पढ़ना, ऐसे यहाँ से इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर एक कंटेंशन ये थी कि द कंप्लेंट इज इरेक्शन इज क्लेमेंट whether the Micromax could maintain a complaint for abuse of dominance is they have contesting the claim of the infringement। ठीक है, ये भी उसी में पढ़ना, whether impugns order is without jurisdiction or perverse। so ये without jurisdiction वाला तो हमने कर लिया कि no it is within the jurisdiction and so it is not perverse। और ये जो फोर्थ और फिफ्थ जो इशू हैं इनको बना के मैंने जो थर्ड इशू बनाया था कि जो ये पार्टी जो है वो दूसरा जो सूट है जो सिविल कोर्ट में है जो इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें अगर ये क्लेम करते हैं उसमें उनका जो सूट चल रहा है क्या वो प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे फोर्थ जो है डिस्प्यूट बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, यहाँ पे कहता है कि दोनों जो है द प्रोसीडिंग अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट बिफोर सीसीआई आर नॉट इन नेचर ऑफ प्राइवेट लिस्ट, बट जो सूट है वो आपका प्राइवेट नेचर में है। तो पैरा नंबर 201 एंड 202 यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। और ये जो पार्टी वहाँ पे भी जो है बिकॉज अपोजिट पार्टी हैं, सो वो क्लेम करती कि हमने इन्फ्रिंजमेंट नहीं किया है, तो क्या ये क्लेम वहाँ करती हैं तो ये क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रिवेंट करता है सीसीआई को, तो इसके लिए पैरा नंबर 205। ओके, नाउ ऑल दीज थ्री क्वेश्चन वी हैव कवर्ड। नाउ with this first portion is complete. Now come to the second portion. Second portion is about the sectoral regulator। ठीक है, sectoral regulator, see there are various sector of the business where there are special regulator to control and regulate those enterprises who are engaged in that business। like आप इंश्योरेंस में जाओगे तो आपको IRDA मिलेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर मिलेगा अथॉरिटी, आप रियल एस्टेट कंपनियों से रिलेटेड देखो तो वहाँ पे रेरा है, आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों से रिलेटेड देखो तो वहाँ पे आपके पास ट्राई है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास तो कंपटीशन रिजीम में कोई प्रोविजन भी नहीं है, तो अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो उस अथॉरिटी पे भी जो है वो पार्टी ले जा सकते हैं और सीसीआई को भी ले जा सकते हैं। कंपटीशन का तो इशू नो डाउट सीसीआई ही जो है डील करेगी, लेकिन ऐसे केस में बिकॉज हमने सेक्शन 60 और 62 पढ़ा और वो रिकंसाइल करते हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है उनकी पॉसिबल है, उनको हम पढ़ सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई कंट्रोवर्सी है जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर फोरम में चल रही है और उसी कंट्रोवर्सी के ऊपर जो है केस अगर फाइल किया जाता है सीसीआई में, तो क्या सीसीआई का जुरिडिक्शन होता है, नहीं। अब इसमें हमारे पास एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का है, लेकिन उसके अलावा भी मैं बहुत सारे इंस्टांसेस आपको बताऊंगा जो आपके काम आएंगे फ्यूचर में। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का एक केस है जो एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया, और एक इनकी जो एसोसिएशन होती है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की COAI, ठीक है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो ये जो सेलुलर ऑपरेटर हैं, तीन कंपनियां, ये मेजर कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया। और RJIL जो कंपनी है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, RJIL was starting its project of Jio and they have tried to giving the free services। अब टेलीकम्युनिकेशन जो है वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए पॉइंट ऑफ कनेक्शन देना पड़ता है। सपोज करो कि आप अपने दोस्त को कॉल करना चाहते हो और आपके पास एक सेलुलर की जो है आपके पास
सिम कार्ड है, सपोज आप आइडिया यूज करते हैं, आपका दोस्त जो है वो वोडाफोन यूज करता है, एंड आपका दोस्त सपोज करो कालका में है। अब कालका में नजदीक जो है वो आप वाली जो है कंपनी का टावर नहीं है, या दोनों आप आइडिया यूज कर रहे हो और आइडिया का टावर नहीं है लेकिन वोडाफोन का टावर है। अब सपोज करो वोडाफोन अगर आइडिया वाली कॉल को कनेक्टिविटी नहीं देगा तो वो कॉल पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है ट्राई ने ये किया हुआ है कि पॉइंट ऑफ कनेक्शन आपको देना पड़ेगा ताकि कॉल ड्रॉप्स ना हो और सबकी कॉल जो है वो कामयाब हो। और रिलायंस जो है इसकी कंप्लेन करता है ट्राई में कि जी हमें जो है वो सफिशिएंट जो है इंटरकनेक्शन नहीं दिया गया, दैट्स व्हाई देयर इज द कॉल ड्रॉप। These companies has argued that Reliance जो है that come up with the free service, and because of that the telecommunication traffic has increased manifold। तो कॉल हैं जो कम होनी चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा तक है, जो फ़ोन कर रहा है वो रख ही नहीं रहा है और इसलिए ये कॉल ड्रॉप होता है। अब रिलायंस वाज वेरी कमिटेड एंड वांट टू इन्फोर्स इट, तो वहाँ से नहीं हुआ तो उन्होंने फिर फाइनली जो है CCI के बिफोर में केस डाल दिया कि these three companies are through the agreement has not providing me this particular interconnection, and so that is the restricting or the restriction made on the service, or you can say on the technology, so वो violation हो रहा है। CCI जो है इस केस को देखता है एंड बिकॉज रिलायंस हैज हायर्ड वेरी गुड लॉयर और उन्होंने अच्छे से केस रिप्रेजेंट करते हैं, तो CCI टुक द प्राइमा फेसी ओपिनियन एंड पास द ऑर्डर। अब इस ऑर्डर से दिस पार्टी वर अग्रीड, सो एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया एंड विद देयर एसोसिएशन COAI दे रीच टू द बॉम्बे हाई कोर्ट दैट CCI डज नॉट हैव द जुडिक्शन, लाइक जो पहले अभी केस हुआ एलएम रेक्शन वाला कि CCI का जुडिक्शन इसमें फॉल नहीं करता बिकॉज सेक्शन 3 subsection 5 and other provisions like this matter is related to interconnection where the TRAI has the exclusive authority, because इसमें उन्होंने सेक्शन 3 subsection 5 वाला नहीं स्पेशल कहा था। मेन उनका कंटेंशन जो था दैट वाज दैट द TRAI का इस पे जुडिक्शन बनता है TRAI एक्ट के अंदर, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर भी उनके फेवर में दे दिया एंड क्वेश द ऑर्डर ऑफ द सेक्शन ऑफ द CCI अंडर सेक्शन 26(1). अब ये ऑर्डर क्वेश हो गया तो CCI भी ताव में आ गया, सो CCI एंड RJIL, CCI जो है दैट रीच टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द अपील ऑन द दैट हाई कोर्ट ऑर्डर अंडर आर्टिकल 226 ने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसके अपील में सुप्रीम कोर्ट में। सो दिस जजमेंट इज रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट नाउ इट बिकेम 3 इशू, ठीक है। पहला इशू ये है दैट वेदर हाई कोर्ट वाज appropriate, or you can say the high court was right in entertaining the writ petition, क्या हाई कोर्ट का जुडिक्शन बनता था, ठीक है। सेकंड इशू, क्या CCI का जो जुडिक्शन जो है हाई कोर्ट का सपोज करो जुडिक्शन बनता था, ठीक है, तो वो देखेंगे कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का जुडिक्शन बनता है या नहीं बनता है। सेकंड इशू, क्या CCI का जो क्वेश किया तो क्या CCI का जुडिक्शन बन रहा था या नहीं बन रहा था, ठीक है। एंड जो थर्ड इशू जो है आप ये कह सकते हो वो थर्ड इशू है कि क्या CCI जो है CCI ने जो जुडिक्शनल फैक्ट को बिना कंसीडर लिए हुए ही उसने अपना जुडिक्शन एक्सरसाइज तो नहीं कर दिया। सो ये इशू जो है इस केस के अंदर है। अब यहाँ पे कि मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले ये आप पैरा पढ़ लीजिए, दैट इज अबाउट द कंट्रोवर्सी दैट रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड हैज फाइल्ड द केस अगेंस्ट दिस, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लीजिए, यहाँ तक ये पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप आ जाइए, इसमें तो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है।
दिस यहाँ पे पैरा कौन सा है, पेज नंबर 346 में जो ट्राई के बिफोर मैटर था, जो ट्राई को पहले उन्होंने कंप्लेन की थी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कि हमें जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन। सो ये वाला पैरा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन पैरा नंबर 21 ऑन द पेज नंबर 347 में ये पैरा नंबर 21 है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर था, एंड दिस वाज ऑन द 5 पॉइंट्स। फर्स्ट, that the Competition Commission of India has no jurisdiction because the TRAI has the jurisdiction, Telecom Regulatory Authority. Okay. Second, that the CCI could exercise jurisdiction only after proceeding under the TRAI has concluded or attained. ठीक है. Third, because the matter was before the TRAI, so committee वाला उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किया कि दोनों का जुरिडिक्शन है, और अगर हम इनको ऐसे पढ़ेंगे, बिकॉज सेक्शन 60 और सेक्शन 62 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट जो है, सेक्शन 62 कहता है कि इन एडिशन टू अदर लॉ है, इट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द अदर लॉ बट इन एडिशन टू द अदर लॉ है। सो जो दूसरे लॉ में जो प्रोसीडिंग प्रोवाइड की गई है वो इशू वहां से कंक्लूड जैसे हो जाएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो है, थर्ड जो है, द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 26 इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन बट ए क्वासी जुडिशियल वन, एंड फाइनली डिसाइडेड द राइट्स कॉज्ड बाय द पार्टी बिकॉज डिटेल हियरिंग हैज नॉट बीन मेड इन एंड रेंडर्ड द कोर्ट हियरिंग। अब ये वाला तो सीधा सीधा हमें थर्ड जो है इसका गलत लग रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट का, बिकॉज हमने बहुत सारे केसेस में पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया था कि ऑर्डर ऑफ सेक्शन 26(1) इज द एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई फाइनलिटी नहीं होती है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है अपने ही डिपार्टमेंट को, फाइनलिटी होती है जब फाइनल ऑर्डर सेक्शन 26(6) या 8 में जो पास होता है। फोर्थ है, ऑन द मेरिट ऑफ द मैटर देयर वाज नो कार्टेलाइजेशन एज अलेज्ड एंड सीओए वाज द एक्सोनरेटेड, कोई कार्टेलाइजेशन नहीं है, ऑन द मेरिट है ये जो थर्ड इशू जो हमने फोन किया। एंड फिफ्थ है, द ऑर्डर ऑफ द सीसीआई वाज परवर्स, एंड इसलिए जो है परवर्स मींस विदाउट अप्लाइंग द माइंड, एंड सो डिट जुरिडिक्शन जो है वो अप्लाई होती है। अब इन जो पॉइंट्स के ऊपर जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इनमें पहला वाला जो पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट को भी उन्होंने रिजेक्ट किया कि नहीं सीसीआई का जुरिडिक्शन बनता है, ठीक है। सेकंड वाला जो पॉइंट है उन्होंने इसको वेमेंटली, सेकंड वाले पॉइंट को सेकंड को छोड़ दो, थर्ड वाले पॉइंट को भी वेमेंटली जो है रिवर्स कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो जो है इस तरह से है। और फोर्थ वाला जो पॉइंट है तो कार्टेलाइजेशन वगैरह जो ऑन द मेरिट वगैरह है, और फिफ्थ वाला पॉइंट, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ एंड सेकंड पॉइंट, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि देखिए कि दोनों स्टैट्यूट को हमें देखना है। एक तरफ तो हमारे पास है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 1997 along with the Telegraph Act 1885 and Wireless Telegraphy Act, they form a complete code with respect to the telecommunication. And in that case, if you apply section 62 of the Competition Act, that says that the competition law is in addition and not in derogation. But with respect to whatever the competition issue, the section 60 says that notwithstanding anything contained, it has the jurisdiction. And so here, if you apply all these two provisions, the CCI has to wait and let the TRAI make the inquiry. When the TRAI make the inquiry in the finality, and then the TRAI find that yes, इसमें competition का issue है, then the CCI will make the inquiry. Otherwise, there will be the conflict. ठीक है। So ऐसे इन दोनों provisions को जो है वो इंटरप्रेट किया कोर्ट ने, और इसलिए जो है अब
आप जो है जब आपका जुडिक्शन ही बाद में बनता है, मतलब आपका राइट बनता है, पहले सीसीआई पहले ट्राई फाइनली डिसाइड कर ले तब आपका राइट बनता है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ मैटर को तो मेरिट के ऊपर है कि कार्टिलाइजेशन है या नहीं, तो वो तो बात का इशू है, या परवर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड है या नहीं है, ठीक है। नाउ कम टू द केस आफ्टर दैट। यहाँ से 47 से आर्गुमेंट है कि कंप्लीट कोड है। पैरा नंबर 47 आप पढ़ लीजिए, जिसमें ट्राई एक्ट, टेलीग्राफ एक्ट, वायरलेस और किस तरह से ये एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। देन